अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पिछले 72 घंटों का अहवाल आपके सामने रखते चले। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 72 घंटों के दौरान दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि बन्नू में CTT सेंटर को किस तरह यरगमाल बनाया गया, जिस पर ऑपरेशन जारी है। कामयाबी से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सुरखुरु हुई हैं। इसके बाद दूसरा हमने मामला ये देखा कि एक सुसाइड अटैक हुआ पिछले 72 घंटों के दौरान ही नॉर्थ वजीरिस्तान में। इसी तरह से लकी मरवत में एक पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया। इसी तरह हमने देखा कि एक अटैक टांग के अंदर सुनने में आया कि दहशतगर्दी का वाकया हुआ। फिर एक और पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया और यह वाना साउथ वजीरिस्तान में किया गया। ये पिछले 72 घंटों की मजमुई खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है, जहां हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो वजीर दिफा हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी बयान जारी किया। जो बन्नू में वाकयात हुए हैं, उनका जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है, उस बारे में आपको पहले सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। ये ऑपरेशन जो है SSG ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। 10 से 15 SSG के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 शहादतें हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं और सारे के सारे हॉस्टेज जो है वो फ्री हो गए। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है। खुसूसन हमारे KP के पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। वो ज़मान पार्क में जो है वो हॉस्टेज बनी हुई। 9 साल से उनकी वहाँ पे हुकूमत है। ये फेलियर है वहाँ पे सूबाई हुकूमत का। 9 साल का फेलियर है, कोई 6 महीने या 1 साल से वहाँ पे हुकूमत नहीं है। और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर कुछ तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। तो एक तरफ खैर पख्तूनख्वा में आए दिन दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात और वारदातें हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि ज़मान पार्क के अंदर तहरीक इंसाफ की मजमुई तकरीबन सूबाई क़यादत मौजूद है, जो ज़मान पार्क में हमें इर्द गिर्द नजर आती है। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये क़यादत नजर आती है। आज एक और अलमनाक और होलनाक मंजर आपको ये दिखाते हैं कि एक एहलकार की शहादत जो हुई इस ऑपरेशन के दौरान, उस एहलकार की शहादत, उसकी नमाज जनाजा में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं, सूबाई वज़रा आखिरकार कहाँ गायब हैं। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है कि वेयर इज CM KP, कि वहाँ आप फ्रंट लाइन पर रहकर इन फोर्सेस को ना तो लीड कर रहे हैं, ना उनके जनाजों में शिरकत कर रहे हैं, ना आप इसको ओन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इनकॉम्पिटेंसी है और दूसरी तरफ नॉन सीरियसनेस है, जो हमें बड़ी शदीद नजर आ रही है। कि आप एक तो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, वो सवाल अपनी जगह, आपके पास फंड्स हैं या रिसोर्सेज हैं अपनी जगह, लेकिन आप सीरियस हैं इसको हल करने में और इसको मामले को रिजॉल्व करने में, यानी ये सवाल अपनी जगह है। मेरे साथ इनायतुल्लाह खान साहब सूबाई वजीर साबिक रह चुके हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ उज़्मा तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा सीनियर सियासतदान है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद अख्तर अली साहब साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मैं इनायतुल्लाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लीडरशिप है वो हम सब देख रहे हैं इस्लामाबाद में सियासत में लगी हुई है, ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंट है या ये नॉन सीरियसनेस भी है कि जनाजों में भी कोई शरीक नहीं हो रहा वहां एहलकारों के? इनायतुल्लाह साहब प्लीज। मेरा ख्याल ये दोनों हैं, इनकॉम्पिटेंसी भी है और नॉन सीरियसनेस भी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गायब है, वज़ीर आला साहब गायब है और मुल्क सूबे के अंदर इंतहाई संगीन सूरत हाल है। पूरी जनूबी अजला जो है वो बदमनी के बदतरीन और शदीद तरीन लहर में है। साउथ वजीरिस्तान के अंदर पूरी ताने को सरेंडर कराया गया, उससे असलहा छीना गया। बन्नू के अंदर गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर जो हो रहा है वो सब कौम के सामने है। लकी मरवत में कोई 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार अभी तक शहीद हुए हैं और टांग वगैरह में इस तरह। इससे पहले बाजोड़ और स्वात के अंदर ये वाकयात होते रहे और हम असम्बली के अंदर भी ये बात उठाते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उठाते रहे हैं, TV चैनल्स के जरिए से भी उठाते रहे और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए। जो इस्लामाबाद के तख्त के लिए लड़ाई है, इस लड़ाई को छोड़े। इस वक्त सूबा एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट ना करे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस्लामाबाद के लिए जो लड़ाई है PDM
और पीटीआई के दरमियान। इसकी वजह से सूबे की और मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती जा रही है। ये इंतहाई नागुफ्तबह सूरत हाल है। पुलिस शुहदा के जनाजों के अंदर अगर सियासी लीडरशिप फ्रंट लाइन पे ना हो, वो उनको इनकरेज ना करे, उनके पुश्त पे ना हो, तो उनका मोराल गिर जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है, लेकिन अगर उसके पुश्त पे सियासी क़यादत ना हो, उनकी डायरेक्शन ना हो, विजन ना हो, उनको इक्विप ना किया जाएगा, उनको सामान नहीं दिया जाएगा। और पुलिस के अंदर सबसे बड़ी की ये बात कि पुलिस सियासी मुदाखलत है, वो दोबारा बड़ी उसको कम नहीं किया जाएगा। और के ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्ड और कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो हालात इसी तरीके से ये तो है। एक आपने जो बात की कि इनकॉम्पिटेंस और नॉन सीरियसनेस दोनों बातें हैं सर। एक तरफ तो ये है कि ये जनाजों में शरीक नहीं हुए, दूसरी तरफ ये जो रिपोर्ट्स आई हैं कि सामने के जो इनका बजट था, जैसे मिसाल के तौर पे 2180 मिलियन रुपए वो इनको मख्तस था, जिसका तकरीबन 96% सैलरीज पे खर्च हो जाता है। ऑपरेशंस के लिए कोई पैसे नहीं थे, सीटीडी के लिए ना इन्होंने फंड्स मुख्तस किए, ना इनके शौदा फंड में कोई खातिर खा फंड्स हैं, ना इनकी तरबियती फंड में कोई खातिर खा फंड्स हैं। इनकी जो मैन पावर है वो हालांकि ज्यादा है, लेकिन इनके पास वो व्हीकल्स नहीं है, वो इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे जीएसएम लोकेटर्स हैं, आपके पास मैन पैक लोकेटर्स हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। तो ये तो बाय डिजाइन, हालांकि ये सूबा तो फ्रंट पर था दहशतगर्दी के, बाय डिजाइन इसको महरूम रखा गया, इस फोर्स को महरूम रखा गया, या ये इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली इनकी नाअहली थी कि इन्होंने इसको रखा? आप क्या समझते हैं नाज़ुल्लाह साहब? पुलिस पूरी दुनिया के अंदर अगर उनको मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है वो फराहम नहीं की जाएंगी, उनकी ट्रेनिंग जो है उस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, इनकी ट्रेनिंग इनायतुल्लाह साहब आप तक आवाज आ रही है? इनायतुल्लाह साहब आपकी आवाज हमारे पास कट कट के आ रही है, हम देख रहे हैं जी। अच्छा, अगर इनायतुल्लाह साहब को हम रिकनेक्ट कर लेते हैं, आपकी आवाज जो हमें कट कट के आ रही है, हम रिकनेक्ट कर लेते हैं, शायद कनेक्शन में कोई मसला हुआ है। लेट्स रिकनेक्ट विद इनायतुल्लाह साहब, जो अहम तरीन सवाल है उसका जवाब लेते हैं, जो इत्तलात और ये भी बताते हैं। उस्मा साहबा आपकी तरफ आते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी है वो जमान पार्क में लगी हुई है। हमने ये फुटेजेस उस दिन भी दिखाए थे, वो इमरान खान साहब के जो साहबजादगान आए थे उनके साथ लगी हुई थी। फिर जमान पार्क के अंदर उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से गार्ड्स बुलवाए गए थे, बल्कि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से बुलवाए गए थे। तो उस्मा साहबा, ये जमान पार्क में सिक्योरिटी क्या कर रही है? वहां अमन अमान की सूरत हाल खराब है, ये सिक्योरिटी यहां मामूर है इनकी और वुज़रा भी तैनात है यहां पर। तो उस्मा साहबा ओके, अच्छा, उस्मा किरदार साहिबा से भी हमारा जो है इस वक्त राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि राब्ता बहाल किया जा सके। इनायतुल्लाह साहब आप साथ हैं हमारे दोबारा? इनायतुल्लाह साहब तक आवाज आ रही है? जी जी, मैं जी इनायतुल्लाह साहब फरमाइएगा, आपका जवाब उस वक्त हमें नहीं आया था, प्लीज अगर आप उस बात को कंटिन्यू कर सके प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है कि इनका रिकरिंग बजट जो है, ऑपरेशनल बजट, उसमें इजाफा होता जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए, पुलिस की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको इक्विपमेंट्स फराहम करने के लिए इनके बजट जो है वो कम है। और ज़ाहिर पुलिसिंग जो है एक मॉडर्न पुलिसिंग जो दुनिया के अंदर है, उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो इन्वेस्टमेंट है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। आपको शायद याद होगा 2016 के अंदर एक पुलिस एक्ट पास हुआ था, एक कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस एक्ट था, जिसमें सारी चीज़ों का अहाता किया गया था और उसके अंदर फिर रूल्स बनने थे, उसको पूरा इम्प्लीमेंट कराना था। लेकिन बदकिस्मती है कि उस एक्ट को पूरी तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो क्या, पाकिस्तान के पंजाब के लेवल पे भी लाने के लिए कोई मुअस्सर इक़दामात नहीं किए गए हैं। तो यही वजह है कि जो बनों का वाक़या हुआ है उसमें शायद आपको खबरें पहुंची होंगी कि एक आम से बंगले के अंदर इंतहाई खतरनाक लोगों को रखा गया था और सिक्योरिटी का कोई बेहतर इंतजाम नहीं था। तभी तो उनको ओवर पावर किया गया, तभी तो उनको होस्टेज बनाया गया है। यानी एक आम बंगले के अंदर 30-40 बंदों को रखना, ये मेरे ख्याल में कोई, मुझे हमाकत ही लगती है और कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं लगती है।
नहीं तो ये तो बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन ही हुआ ना इनायतुल्लाह साहब के, इसको बाकायदा अमन अमान को तबाह किया गया। और फिर मैं भी उस्मा साहब से पूछा था, ये फुटेजेस हम दिखा रहे हैं कि जमान पार्क में सिक्योरिटी खैर पख्तूनख्वा से मंगवाई गई, यानी पंजाब की पुलिस पे उनको एतबार नहीं था, उन्होंने खैर पख्तूनख्वा से गार्ड्स मंगवाए गए उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो आज हम ये देख रहे हैं कि वहां पर सीटीडी के अहम तरीन जो मुल्जमान रखे हुए हैं दहशतगर्दी के, उधर उनको ना मुयस्सर सहूलियात थी ना सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी इमरान खान साहब को फराम की जा रही थी। इनायतुल्लाह साहब, ये कैसा तजाद है? मैं तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस्लामाबाद के लिए जो लड़ाई है उसमें सीरियस है, और अगले टेन्योर के अंदर इक़्तिदार को कैप्चर करने में सीरियस हैं। ये इस्लामाबाद को फतह करने के लिए निकले हैं, और दोनों के दरमियान जो लड़ाई जारी है, पूरी सोसाइटी को इन दोनों ने पोलराइज किया हुआ है, पूरी सोसाइटी को हिजान में मुब्तला किया हुआ है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट की हुई है। और जो दोनों की जिम्मेदारी है गवर्नेंस की, पुलिसिंग की, अवाम की माल जान की तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी तरफ ये कम तवज्जो दे रहे हैं। स्पेशली मैं पीटीआई की इसलिए कहना चाहूँगा कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 सालों से हुकूमत है। इन 10 सालों के अंदर अगर ये डिलीवर नहीं कर सके हैं, लोगों को अमन नहीं दे सके हैं, सिक्योरिटी को बेहतर नहीं कर सके, पुलिसिंग को बेहतर नहीं कर सके, ज़रा आप हम इमरान खान को सुनते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि हम एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस के हवाले से वो बड़े दावे पीटीआई करती रही है, गवर्नेंस के हवाले से दावे करती रही है। तो हमें तो कंप्लीट कोलैप्स नजर आ रहा है, हमें तो गवर्नेंस फेलियर नजर आ रहा है, हमें तो इस सूबे के अंदर एक केओस नजर आ रहा है, एक अफरा तफरी नजर आ रही है, और जो लीडरशिप है वो मिसिंग है, वो गायब है, वो लोगों के दरमियान नहीं है, वो पुलिस के दरमियान नहीं है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मोराल के को बूस्टअप करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम इस पे अफसोस ही कर सकते हैं। सही। और उस्मा साहिबा, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप उस पर थोड़ी देर से आई, ये फोटो हमने दिखाई नाज़रीन को कि जिसमें जनाजा हो रहा है एक अहलकार का, और खैर पख्तूनख्वा की काबीना से या उनके वजीर आला मौजूद नहीं है, यानी ना वो पुलिस को सहूलियात फराम कर रहे हैं, ना उनके जनाजों में शरीक हो रहे हैं, बल्कि वो जमान पार्क में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जो अहम क़यादत है खैर पख्तूनख्वा की वो भी बैठी हुई है, जैसे वहां पर उनको सिक्योरिटी देनी है इमरान खान साहब को, पुलिस भी वहां तैनात है। तो उस्मा साहब लाहौर में बैठे हुए हैं सूबाई क़यादत खैर पख्तूनख्वा की, वहां जनाजे हो रहे हैं, वहां दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वहां मौजूद नहीं है। ये कैसा अलमिया है आपकी नजर में? जी, बहुत अफसोसनाक बात है कि जब पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, मशरकी और मगरबी दोनों सरहदें जो हैं, वहाँ पे हमें इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो एक नेशनल जो सिक्योरिटी जो है वो उस पे हमला आवर हुए हैं। आपको पता है कि पहले अफगान फोर्सेस की तरफ से भी अटैक हुआ, सिविलियंस की डेथ हुई, फिर अब ये बन्नू में आपने देखा है सीटीडी के ऊपर जो टीटीपी का जो हमला हुआ है, वो उससे इतना नुकसान हुआ है, और उससे हमें अंदाजा हुआ कि केपी की जो हुकूमत है वो उसने बिल्कुल कुछ तवज्जो नहीं दी सीटीडी की कैपेसिटी बिल्डिंग में, ना उनकी कोई उनको बजट एलोकेट किया, ना उनकी कोई ट्रेनिंग्स करवाई, ना उनके लिए कोई शोहदा के फंड में कोई पैसे दिए, बिल्कुल उनको लावारिस छोड़ दिया। और वो उनकी तवज्जो पर न जाने किस चीज के ऊपर है। 600 अहलकार जो है वो यहाँ जमान पार्क में, वो बंकर बना हुआ है जमान पार्क, इतने वहां पे अहलकार हैं, और केपी के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी इमरान खान को दे रहे हैं। या आपने देखा उस दिन जब खान साहब ने स्पीच की, तो लेफ्ट पे उनके वो एक सीएम था पंजाब, और राइट पे उनका सीएम था केपी का। तो इनको तो कोई एक पेट्रियोटिक मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी के नाते, इनको कोई दिल में तकलीफ या गम या फिक्र या फाका नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इतने मुश्किल हालात से दो चार है, हमारी पूरी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, और हम लोगों को हमारा पाकिस्तान जो है वो दाव पे इन लोगों ने लगाया हुआ है। हमें जो बाहर से इस वक्त दुश्मन जो है वो हर तरफ से हमें वो अटैक भी कर रहा है, और वहां पे देखें सीटीडी को बिल्कुल मुकाबला कर ही नहीं सके, वो बेचारे अहलकार जो है वो शहीद हो गए, और आखिर में हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने आके वो खाली करवाया, और वहां से सारा मामला जो है वो अपने हाथ में लिया। ये खान साहब जो है मुझे समझ नहीं आती, वो बाजवा साहब को पे इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, फौज को इतनी बुरी तरह इन्होंने जो है वो
कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है, उनकी रैंक एंड फाइल में डिविजन्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब ये खान साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन के लिए एक इजी टारगेट बन जाए? इंस्टेड के तवज्जो जो है, अच्छा फिर सारा दिन हम उनकी एक ही गर्दान है, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। भैया क्या इलेक्शन ज्यादा जरूरी है इस वक्त? क्या आपकी सरहदों की और आपकी जमीन की हिफाजत ज्यादा जरूरी है दुश्मनों से? आप अपनी प्रायोरिटीज तो ठीक कर लें, खुदा का वास्ता है। इलेक्शन तो तब होंगे ना अगर मुल्क रहेगा। अच्छा उस्मा साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का नजरिया था, आप खुद भी तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान का क्या बनेगा? अच्छा आप खुद भी तहरीक इंसाफ से जुड़ी जब, और नजरिया ये था कि ये जो दरबारी कल्चर है ना, कि वो कहते थे रायवेंड के अंदर दरबार लगता है, दरबारी बैठ जाते हैं सारे रहनुमा जो तनकीद करते थे, तो ये तो वो दरबार से भी बदतर मनाजिर है कि एक तरफ एक सूबा जो जल रहा है, जब 72 घंटे में 5-6 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है, इस ब्रेक के बाद ये सवाल उठाते हैं नाज़रीन कि पख्तूनख्वा के वुज़रा आखिरकार क्यों वहां पर दरबारी बन के बैठ चुके हैं ज़मान पार्क में, और साथ साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स और फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने बजट के हवाले से। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम खैर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल बात कर रहे हैं। जो सूबाई क़यादत है, सियासी क़यादत है, क्या वो सीरियस नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, ये तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। सैयद अख्तर अली साहब जो कि साबिक IG हैं खैर पख्तूनख्वा के, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अख्तर अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये बताइएगा अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजूहात क्या हैं, और सूबाई क़यादत की क्या कोई आपको हिकमत अमली नजर आती है या नहीं आती है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं थे, ये भी कहा जा रहा है कि वो नजर आ रहा है कि वो ना जनाजों में शरीक हो रहे हैं, तो क्या ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, इनकॉम्पिटेंसी है, क्या है ये आपकी नजर में? अख्तर अली साहब, मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा कि इसमें सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेवारी है। अच्छा, क्योंकि मुज़ाकरात जब हो रहे थे तालिबान के साथ अफगानिस्तान में, तो वो तो मरकजी हुकूमत कर रही थी, और दहशतगर्दों की पनाहगाही भी अफगानिस्तान से है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। उस हवाले से मरकजी हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है। जहां तक अब बनू और सूबे के अंदर मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ जो सूरत हाल है वहां पर फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है। और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ से तसाहिल पसंदी की गई है, और सेंस ऑफ डायरेक्शन इबहाम था पॉलिसीज में, कौमी पॉलिसी में मैं कहूँगा, क्योंकि खुशफहमी में थे कि शायद अफगानिस्तान में जो हुकूमत आएगी तालिबान की, तो वो हमारे लिए बहुत मुवाफिक होंगे हालात, और वहाँ की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ फिर इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। अलबत्ता हाँ, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर पहले ऐसे जब भी कोई इस किस्म के वाकयात होते थे, तो पुलिस के मोरल को बुलंद रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए सियासी क़यादत हमेशा, अगर जख्मी होते थे तो अस्पतालों के जाते थे, उनकी पूछ होती थी। इसी तरीके से अगर कोई शहीद हो जाते थे तो उनकी जनाजों में भी शिरकत करते थे। अब इसका हमें फकदार नजर आ रहा है, तो सियासी क़यादत को चाहिए कि वो इसकी ओनरशिप ले और इसकी सियासी क़यादत करे। ऑपरेशनल साइड पेशेवराना जिम्मेवारी है, बेशक वो पुलिस की है और दीगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो इन एड ऑफ सिविल पावर यहाँ पर है उनकी है। लेकिन सियासी क़यादत हमेशा एक लीडरशिप का रोल देती है, वो एक ओनरशिप देती है, वो मोटिवेशनल साइड पे काम करती है। तो यहाँ पर मुझे ये फकदान नजर आ रहा है। सही। अच्छा, और उस्मा साहब, मैंने आपसे ब्रेक से पहले सवाल यही पूछा था कि हम तो ये कहते थे कि ये दरबारी कल्चर खत्म होना चाहिए, और ये उनका फलसफा था तहरीक इंसाफ का, तो ये सब सूबाई क़यादत जिसकी बात अख्तर अली साहब भी कर रहे हैं, जिसको होना चाहिए मोटिवेशन के लिए जनाजों में हर जगह लीड करते हुए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, वो उधर नजर आ रहे हैं ज़मान पार्क में उस्मा साहबा। तो ये तो वही दरबारी कल्चर नहीं है जो जिसकी मुखालफत करते थे इमरान खान साहब। उस्मा साहबा, आप कमाल करते हैं, आपने मुझे अजीब सवाल पूछ लिया है। आपको नहीं पता कि ज़मान पार्क में बादशाह सलामत बैठे हुए हैं
और बादशाह सलामत के पीछे उनका मुर्शिद बैठा हुआ है, और जो जितनी ज्यादा वहां पे दरबारी जाके खुशामद करेगा, जितनी ज्यादा मक्खन उनको लगाएगा, जितनी ज्यादा उनको ऑल इज वेल की कहानियां सुनाएगा, उतना ही, और बल्कि तोहफे जितने ज्यादा वहां पे लेके जाएंगे। आपको पता है दरबारी कल्चर में हमेशा तोहफे तहाइफ का जो है वो किस्सा चलता रहता है। तो वो ही लोग जो हैं वहां पे उनको टिकट भी मिलेंगे, उनको ओहदे भी मिलेंगे, उनकी पजीराई भी होगी। और महमूद खान की क्या कैपेबिलिटी है या क्या उसका मेरिट क्या था? एक ही मेरिट था जी, मैं उसने खुद अपने मुंह से कहा मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। तो वो सिपाही साहब जो है वो सारा दिन बैठ के वहां पे उनके जो है वो कदम चूमते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी उसी पे डिपेंड करती है। बादशाह सलामत को मैंने खुद देखा हुआ है, उन्होंने वो किसी अपने एमपी और एमएलए को खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं कि जो भी पीटीआई है वो सारा इमरान खान है, मुझे बस जितना तुम सेल कर सकते हो करे, उसके अलावा कुछ भी नहीं तुम लोगों के पल्ले। तो अब जब ये आपके लीडर का माइंडसेट हो, जब वो किसी को खातिर में लाए ना, तो फिर लोगों ने अपनी नौकरी तो फिर इसी तरह दरबारी बन के ही बनानी है ना। लेकिन अफसोस भी कहना पड़ता है कि जहां हमारे शहीद हो रहे हैं लोग, उनके जनाजे तक में अगर कोई आपका वहां पे ना कोई सीएम ना कोई केपी हुकूमत का कोई और नुमाइंदा नजर आता है, तो ये शर्म की बात है। आपको इसका मतलब है कि कोई दर्द नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया और आपकी कोताहियों की वजह से, आपकी गफलत की वजह से, आपके निगलेक्ट की वजह से उनके पास आप जाना गवारा नहीं करते हैं। हुक्मरानी आपने जो है वो पूरे पाकिस्तान पे करनी है। तो ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा देर बात अब नहीं चल सकती है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की सलामती अजीज है। और हमारे अगर बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे, अगर बॉर्डर पार से अगर हमारे यहाँ पे टेररिज्म आएगा और हमारे यहाँ पे आके लोगों को शहीद करेगा, तो वो किसी सूरत हम लोगों को कबूल नहीं है। और हमने अपना किला मजबूत करना है, और वो इसी सूरत होगा कि हम एक मनहसूल कौम, एक कौम बन के सोचे और अपने जो पाक फौज और अपने जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पीछे शीशा पिलाई दीवार। बिल्कुल एग्जैक्टली, तभी हम ये नहीं कि हम तो फर्का पैदा करें। अच्छा, ये नहीं कि हम कहें कि जी जो हमारा आर्मी इसमें जो था वो उसने ये डिवाइड पैदा करने की कोशिश भी की गई। अच्छा, इसमें जो फाइनेंशियल पहलू है, किसी ने नहीं की। मैं इनायतुल्लाह साहब आपकी तवज्जो भी चाहूंगा, क्योंकि ये खबर ये भी आई थी कि इनका जो अकाउंट बंद होता है स्टेट बैंक का, उसमें फौरी तौर पे इंजेक्शंस के लिए उनको पैसे उन्होंने बाहर से ही मांगे। मैं सवाल से पहले सीटीडी के हवाले से जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कहा गया जी कि महकमे इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 2 साल से तरबियत की मद में किसी किस्म के फंड जारी नहीं किए गए। सूबे में एहलकारों की तरबियत के लिए भी कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया गया। पंजाब की अगर कंपैरिजन किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बजट भी कम है, साल भर में सिर्फ 70 से 80 लाख रुपए ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेजी के वाकयात बहुत ज्यादा हैं कंपैरेटिवली, और गुज़िश्ता 1 साल में पंजाब में दहशतगर्दी के सिर्फ 5 वाकयात हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में 704 वाकयात हुए, 305 अफराद शहीद हुए, तकरीबन 670 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 93 दहशतगर्द भी सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हलाक हुए। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तवज्जो जो होनी चाहिए थी कैपेसिटी बिल्डिंग में, वो हमें नजर नहीं आई। इस वक्त कहा जाता है कि सबसे बड़ा मसला बजट और हथियारों और आलात की खरीदारी के लिए फंड्स के मुख्तस होने का है, और सीटीडी का जो बजट है वो 2 अरब 18 करोड़ रुपए है। इस बजट का 96% तनख्वाहों और दीगर मामलों पे खर्च होता है। मजमूई फंड्स का सिर्फ 4% यानी सालाना 80 लाख रुपए ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस है। इसके मुकाबले में सीटीडी पंजाब का ऑपरेशनल बजट 27 करोड़ 60 लाख रुपए है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। हथियारों और आलात के लिए किसी किस्म के फंड्स मुख्तस नहीं किए जा रहे, नए आलात भी नहीं खरीदे जा रहे, और सीटीडी के पास हर जिले में औसतन तकरीबन 66 अफराद पर मुश्तमिल मजमूई तौर पर 3161 आसामियां मंजूर शुदा हैं, जिनमें से 2135 एहलकार तैनात हैं, जहां यह अफरादी कुव्वत तालीमी अहलियत तरबियत और असलह के हवाले से मेयार के मुताबिक नहीं है। ये एक रिपोर्ट जो पेश की गई थी वफाकी इदारों की तरफ से, उसमें कहा गया था ट्रेनिंग के लिए सीटीडी के पास कोई तरबियती मरकज नहीं है। पंजाब में एक मरकज है जहां पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के रिटायर्ड अफसर सीटीडी एहलकारों की तरबियत कर रहे हैं। यहां तक कि सूबे में 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स बशमूल बन्नू हेडक्वार्टर भी ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते के नजर होते हुए हमें नजर आए हैं, और कई साल से इनमें बाज पर तामीराती काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो जम अजला है वहां पर सीटीडी के दफातर के क़याम का काम 2 साल से चल रहा है, जबकि मोहम्मद और खैबर में सीटीडी के दफातर पर ताहाल काम का आगाज नहीं किया गया है, और जम अजला में कोई भी संजीदा अफसर तैनात नहीं। सीटीडी के लिए
नई भर्ती के बजाय लेवीज और खासादार लिए गए हैं। जीएसएम लोकेटर्स, मैन बैक लोकेटर्स, इसके अलावा अपग्रेडेड जो जैमर्स होते हैं वो, कम्युनिकेशन सिस्टम, जीरो नाइट फाइटिंग जो कैपेसिटी होती है वो, ये भी नहीं है। और टोटल 448 गाड़ियां, जिनमें से 341 मोटरसाइकिलें हैं सिटी के पास। तो इनायतुल्लाह साहब, माली बहरान तो है ही, और मैं आपसे पूछा था, ये खबर भी आई थी कि मालियाती बहरान को हल करने के लिए आलमी इदारों से मदद लेने का फैसला किया गया और उनका जो अकाउंट 1 होता है उसमें फंड शो करने के लिए। तो ये साइन किस चीज का है? क्या ये ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है सूबा? क्या मामला है ये इनायतुल्लाह साहब? देखिए, सूबा जो है ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट पे है और ये गुज़श्ता 4 महीने से रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अच्छा। क्योंकि इनकी जो डायरेक्शनल स्पेंडिंग है उस वजह से सूबे के अंदर बहुत बड़ा बहरान है, माली बहरान है। और इस हुकूमत ने जो बैरूनी कर्जे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिए हुए हैं। ये रिकॉर्ड पे है, इनका अपना एक डॉक्यूमेंट है, डेट बुलेटिन इशाया करते हैं ईयरली। आप अगर ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका देखें तो उसमें कोई 800 अरब रुपए बैरूनी कर्जा है। और ये जो मजीद इस साल लिए गए हैं ये अगले साल के डॉक्यूमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये 1000 अरब जो है ये क्रॉस कर जाएंगे बैरूनी कर्जा। और मरकजी हुकूमत के हवाले से बात करते हैं तो मरकजी हुकूमत का मसला ये होता है कि वो हमेशा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं, एज पर प्रोजेक्शंस वो फंड्स फराहम नहीं करते हैं। और जो वहाँ से ट्रांसफर होती है, फेडरल ट्रांसफर होती है, वो हमेशा स्मूथ नहीं होती है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर शिफ्ट करना वो गलत है, क्योंकि मरकजी हुकूमत का रवैया हमेशा किसी भी हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के साथ ठीक नहीं रहा है। ख्वाह वो मरकज और सूबे के अंदर 2 पार्टियों की हुकूमत क्यों ना हो, मसलन हुकूमत क्यों ना हो, मसलन पीटीआई की अपनी हुकूमत के अंदर भी फेडरल ट्रांसफर जो थी वो स्मूथ नहीं थी। इसका फिर तरीका यह होता है कि यहाँ सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है, फाइनेंशियल गवर्नेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेहतर होती है। आपके यहाँ एक एडीपी जो है दी गई है 1.3 ट्रिलियन उसका थ्रो फॉरवर्ड है, यानी एडीपी का एक स्कीम जो है वो 6 साल से लेके 8 साल के अंदर कंप्लीट होगा, जबकि जो स्टैंडर्ड है और जो आइडियल है वो 1.5 साल से लेके 2 साल तक है। और ये जो थ्रो फॉरवर्ड है ये बढ़ता जा रहा है। ये जो पेंशन का बजट है, सैलरीज का बजट है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। और बुनियादी बात यह है कि सूबे के अंदर जो डेवलपमेंट है या दूसरी दीगर गवर्नेंस की इश्यूज है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से सूबा एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है वो मालूम नहीं है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने अगर लोन लिए भी हुई है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं की है कि जिसका पे बैक हो। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो हाइडल है, जनरेशन है, ये बहुत है, वो पे बैक करता है। लेकिन देखेंगे तो गुज़श्ता 10 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो इन्वेस्टमेंट है हाइडल पावर जनरेशन में वो बहुत कम है। अच्छा। और उस वजह से ये सूबा जो है इनके ओन सोर्स रेवेन्यूज जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं और फिस्कल स्पेस जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो रिसोर्सेज सूबों के साथ पास आए उसके नतीजे में यहाँ ज्यादा स्पेस क्रिएट हुआ, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। तो इस वजह से इसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है, एजुकेशन के ऊपर भी पड़ रहा है, और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो अमन व अमान की सिचुएशन है, जिसका आपने पूरी फिगर्स आपने सामने रख दिए सीटीडी का। यानी सीटीडी वो इदारा है कि जिसके लिए कायम किया गया था कि वो टेररिज्म को काउंटर करेंगे। एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होगी, इनको इक्विपमेंट्स दी जाएंगी, इनके लिए पुलिस स्टेशंस जो है वो बनाए जाएंगे, इनके लिए स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो सकी है क्योंकि ये हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं थी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कंप्लेसेंसी का शिकार थी कि हाँ हालात ठीक हो गए हैं और कुछ नहीं होगा। और इस वक्त मतलब सच्ची बात यह है कि ग्रेविटी जो हालात की है उसका उनको इदराक और एहसास भी नहीं है और वो लाहौर इस्लामाबाद के अंदर बैठे रहते हैं, सूबे से गायब होते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि नहीं, यहाँ लेकिन इनायत जिस साहब, तरह पहले इस मामले में राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कल के वफाक ने राब्ता भी किया था सूबे से कि अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग सीटीडी की करनी है तो हम मामनत दे सकते हैं, तो उसका जवाब वो कहते हैं नहीं दिया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से। यानी अगर फाइनेंशियल मसला था तो वो भी वफाक का बयान है, अब वल्लाह आलम वो दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने सपोर्ट फराहम करने की बात की थी। देखिए, मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैं मरकज के हवाले से कुछ ज्यादा वो नहीं हो। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर है की हैसियत से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और मेरी जो मेमोरी है वो ये है कि वफाक हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के जो आईनी राइट्स है वो नहीं देता रहा है, और ना एनएफसी अवार्ड जो है वो उसका इजरा कर रहा है, न नेट हाइडल प्रॉफिट का मसला हल कर रहा है, ना जो एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल है वो खैबर पख्तूनख्वा को फराहम कर रहा है, न जो फेडरल ट्रांसफर है वो स्मूथ है। तो इसलिए सूबे को अगर अपने वसाइल बेहतर तरीके से फराहम किए जाएंगे और यहाँ कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट होगी, कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी कि जिसका कोई डायरेक्शन होगा, जिसके पास कोई विजन होगी, जिसके पास कोई रोड मैप होगा, तो इस सूबा बड़ा छोटा सूबा है, इसको डेवलप किया जा सकता है। मुझे ये इनायत साहब अगर इजाजत दें तो एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मुख्तसर ब्रेक के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दहशतगर्दी के हवाले से और फंड्स के हवाले से इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और ऐसे वक्त में जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशतगर्दी की लहर है, संजीदगी सियासी क़यादत की तरफ से हमें नजर नहीं आ रही, ना सो कॉम्पिटेंट नजर आ रही है। अगर सूबाई की बात करें तो वफाक की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी अभी तक जो मामला ब्लेम गेम की हद तक ही मामला हमें ज़्यादातर नजर आ रहे हैं। सियासत भरपूर तरीके से खेली जा रही है। 72 घंटे में दहशतगर्दी के काफ़ी वाक़यात वहाँ हो चुके हैं। मैं अख्तर अली साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अभी मामला ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि और भी खुदा ना खास्ता हमले हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, मुसलसल पुलिस स्टेशन पर अटैक हो रहे हैं। क्या हुकूमत अमली अपनानी चाहिए दोनों वफाक और सूबाई हुकूमतों को, क्या करना चाहिए अख्तर अली साहब? इस सिलसिले में मैं तो ये कहूंगा कि वफाक और सूबे की सतह पे जब आरबी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ जी, तो उस वक्त भी सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी और वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने सियासी इख्तिलाफ को पसे पुश डाल दिया और एक कौमी इत्तेफाक राय हुआ, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना 14 नुकात, और एक बहुत वाज़ेह डायरेक्शन थी ये दहशतगर्दी के खिलाफ टॉलरेंस जीरो। तो इसी डायरेक्शन में, इसी नुक्ते को मरकजी नुक्ता बनाते हुए काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में ऑपरेशंस किए गए, और शुमाली वजीरिस्तान जो कि एक गढ़ था और ये एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान होता था कि वहां पर ऑपरेशन मुमकिन होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि एक वाज़ेह डायरेक्शन था, गोल वाज़ेह था, तो वो ऑपरेशन हुए और उसके बड़े मस्बत नताइज बरामद हुए। लेकिन यहाँ पर पिछले 1 साल से अभाम रहा। अभाम क्यों रहा कि हमारी तवक्को ये थी कि मुज़ाकरात के जरिए शायद ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। और इस दौरान जिन लोगों से ये मुज़ाकरात कर रहे थे उनको फलने फूलने का मौका मिला, उनको स्पेस मिल गई, और यही वजह। तो अब यही तैयार करना है कि हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने नेशनल एक्शन प्लान, ये जीरो टॉलरेंस, और इसी नुक्ते के ऊपर हमने आगे बढ़ना है। और इसमें बुनियादी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अहम नुक्ता, वो है अच्छी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना और उस पर अमल करना। और इसके लिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी सिर्फ लोकलाइज नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के किसी खास एक जिले तक महदूद है, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से शुरू कर कराची तक होते हैं, इससे भी दूर होते हैं। तो इसमें फिर मरकजी हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनका रोल बड़ा अहम हो जाता है। और ये तमाम नेक्टा भी इसीलिए बना कि उसने कोऑर्डिनेशन करनी है सूबाई हुकूमतों के साथ, दूसरे दीगर इदारों के साथ,
पुलिस के साथ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जब ये एक मजबूत तरीके साथ आगे बढ़ेंगे तो तब ये अपने हदाफ को हासिल सही, इसमें सिनर्जी की जरूरत होगी। मैं उस्मा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगा, क्योंकि चाहते हैं, आपने कहा जी, आप भी कह रही थी कि पहला हमारा जरूरत है कि हम सिक्योर करें अपने बॉर्डर्स को, अपने शहरियों को। ऐसी सूरत हाल में जो तवज्जो भी नजर नहीं आ रही, पूरी तवज्जो सियासत की तरफ है। ये जो असेंबली तोड़ने का मामला है खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, आपको लगता है इससे मुल्क को, मईशत को, सिक्योरिटी को और नुकसान पहुंचेगा? उस्मा किरदार साहब। बिल्कुल जी, आप देखें जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल लिंक्ड होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। जब आप अपने मुल्क में गैर इस्तेहकाम जो है उसकी फिजा पैदा करते हैं तो कोई इन्वेस्टर्स फिर वो नहीं आते। वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकली हालात सेटल डाउन नहीं होते हैं, हम क्यों यहाँ पे अपना पैसा जो है वो लगाएं। वो फिर इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये इस वक्त खान साहब को थोड़ा समझना चाहिए कि 5 साल का जो टेन्योर है वो आराम से असेंबली में वापस आए, गुजारें, और उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो अभी कितने कुछ महीने की बात ही रह गई है ना, तो उनको चाहिए कि इस वक्त मिसाके मईशत करें हुकूमत के साथ, क्योंकि उनकी अगर हुकूमत गई है तो वो कोई मार्शल लॉ या किसी जोर जबरदस्ती तो नहीं गई, वो तो एक आईनी तरीके से वो गई थी। तो इसलिए फिर मेरे ख्याल में ये इस वक्त सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान के कंधों पे आती है, और उनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। हमें बहुत सारे इस वक्त चैलेंजेस और खतरात दरपेश हैं। अब देखें, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने वाली है। प्रायोरिटीज इंसान की जो होती है ना वो नजर आ जाती हैं। जब हेलीकॉप्टर का केस था, वो कैसे मिनटों सेकंड 5 मिनट लगाए पूरी केपी असेंबली में, उन्होंने जनाब सारे वहां मौजूद थे और उन्होंने मिनटों सेकंड एक बिल पास कर दिया कि हेलीकॉप्टर से कोई सवाल जवाब खान साहब से आप नहीं पूछ सकते हैं, चाहे वो इस्तेमाल करें, चाहे उनके कोई और साथी इस्तेमाल करें, जितना मर्जी करोड़ों का वो जो है टैक्स पेयर के पैसे से मेंटेन होता है वो हेलीकॉप्टर, वो उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। वहां पे तो आपने 5 मिनट ही लगाए कानून साजी करते हुए, और यहाँ पे आपके जो है CTD, इनकी कैपेसिटी के लिए आपने कोई ना इन पे आपको बजट दिया, ना कोई फंडिंग दी, ना कोई व्हीकल्स दिए। फिर तो आप सिटिंग डक्स बना लेते हैं ना। अगर आपकी फौज जो है उसको, एक सिपाही को आप बंदूक नहीं देते हैं और खाली जाके मैदान में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं लो जी ये तुम्हारी तनख्वाह है, तो वो तो सिटिंग डक है, वो तो निशाने पे है। तो हम क्या हमने ऐसे करना है? हमारे तो आप देखें चारों तरफ जो है हमें मुश्किलात का सामना है। कौन सा हमारा बॉर्डर है जो आप कह सकते हैं जी बड़ा सिक्योर है और हमने वहां पे कोई इशू नहीं है? चाहे हमारा मशरकी बॉर्डर हो, चाहे वो मगरबी हो, रद्दुल फसाद और ज़रबे अजब से वजीरिस्तान का सारा इलाका फाटा का जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आराम से बैठ जाएं और आपको कोई फिक्र ही नहीं कि जो TTP है वो जाके दोबारा रीग्रुप हो गई है, अफगानिस्तान के सॉइल से अब हमें अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी बातें जो है आपको पहले एक पाकिस्तानी बन के सोचना है, और उसके बाद आपने अपनी जो है सियासी जो भी आपका एजेंडा है उसको, पाकिस्तान रहेगा तो आप रहेंगे ना। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे सियासत और कहाँ का PM होना? तो ये अपनी प्रायोरिटीज जो है मेरे ख्याल में खान साहब को थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सब्र करने, तहम्मुल करने, उसके बाद जब 5 साल का टाइम खत्म हो जाएगा, जमहूरियत इसी से ताकत पकड़ती है। ये जमहूरियत का जो पौधा है उसको इस तरह से बीच में अगर आप उखाड़ेंगे तो फिर इससे पाकिस्तान का और आपके जमहूर का नुकसान होगा और आपके लोगों का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया उस्मा साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अख्तर अली साहब आपका भी, और इनायतुल्लाह साहब आपने ज्वाइन किया और अहम तरीन अपने मामलात जो तज्ज़िया और तबसरे से आगाह किया। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे वो वाज़ेह सबूत है कि न सिर्फ इनकॉम्पिटेंस बल्कि सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस भी नजर आ रही है। तवज्जो नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। जो इतने सालों में गवर्नेंस 9 साल की रही खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें माली बहरान भी आ चुका है, बदतरीन माली बहरान है, और उसकी वजह वफाक नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जहाँ इन्वेस्टमेंट की वहाँ से रिसोर्सेज सूबे की नहीं बढ़ सकी, यानी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ नहीं जा सके। इसी तरह CTD के हवाले से भी आपके सामने अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर, इस दुआ के साथ कि अमन अमान कायम हो और इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला उन शोहदा के दर्जात को बुलंद करे जो शहीद हुए हैं इस दौरान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक जरूर जगह देखते रहिएगा।